तो एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इयान हीजू को उनके प्राइवेट रेजिडेंस वापस ले आता है। काफी लेट हो गया था इसलिए सभी लोग उनके लिए परेशान थे। मैनेजर कीमोर में सयान उनसे पूछने आते हैं कि वो लोग इतनी देर तक कहाँ थे। अब दोनों ऑलरेडी काफी ऑकवर्ड लग रहे थे यॉट में जो हुआ उसकी वजह से। मिस सयान कहते हैं कि क्या आप लोग कोई अच्छी जगह गए थे? दोनों एक साथ कहते हैं नहीं तो हीजू ये मामला संभालते हुए कहते हैं कि इन्हें थोड़ी फ्रेश एयर चाहिए थी इसीलिए हम लोग ड्राइव पे गए थे। मिस सयान कहती हैं फिर भी हमें बताकर जाना चाहिए था। तो यहाँ हीजू से कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम काफी थक गई होगी। तो हीजू उन सभी को बाय कहकर अपने रूम चली जाती है, पर इधर नींद आने का तो नाम ही नहीं ले रहा था। हीजू को तो बार बार उनकी किस्से ही याद आ रही थी जिस वजह से अभी वो काफी एम्बैरेसिंग फील कर रही थी। देन वो अपने माइंड को शांत करने के लिए कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो मोमेंट बन गया था इसीलिए वो हो गया। वहीं इधर नींद तो इयान को भी नहीं आ रही, पर वो काफी खुश लग रहा था और बस ब्लश किए जा रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो बाहर आ जाता है और हीजू से बात करने के लिए उसके रूम के बाहर से उसे बुलाता है। और हीजू अभी इतनी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी कि वो उसके सामने जाना नहीं चाहती थी। अगली सुबह हीजू चुपचाप अपने ऑफिस निकलने का सोच रही थी, पर इयान तो पहले ही उसका वेट कर रहा था। पीछे से उसे पूछता है कि क्या हुआ। अब ऐसे अचानक से उसकी आवाज सुनकर सीढ़ियों से उसका पैर फिसलने ही वाला था, पर इयान उसे होल्ड कर लेता है। तो वो थोड़ा होश में आती है, कहती है मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, मुझे बहुत सारा काम है, आखिर मैं सीईओ हूं ना, कहकर वो भाग जाती है। जिसके बाद वो तो सीधा चर्च पहुंच जाती है जहां वो कन्फेस बॉक्स में जाकर कहती है कि वैसे तो मैं रिलीजियस नहीं हूं, पर क्या मैं अपना एक्सोर्सिज्म करा सकती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पोजेस्ड हो चुकी हूं। यहां भी उसे वो किस वाले सीन याद आ रहे थे। वो कहती है कि मैं चर्च में बहुत सारा डोनेशन कर सकती हूं। जोसन चर्च के फादर थे, उसे भगा देते हैं। अब बाहर उसे प्राइम मिनिस्टर मिन मिल जाता है जो उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, तुम तो रिलीजियस नहीं थी। हीजू बताती है कैब से आई हूँ। मिन कहता है मैंने किससे नहीं किस लिए आई हो पूछा, बट वेट करो मैं अपनी कार लेके आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, कहकर वो चला जाता है। तभी हीजू को इयान का कॉल आता है। वो अपने दिमाग को शांत करते हुए कॉल उठाती है। इयान पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो, वो आज हमें वेडिंग ड्रेस चूज करना था। तो हीजू टाइम से पहुंच जाएगी कहती है, पर तभी उसे मिन बुलाता है कि चलो चलते हैं, जिसकी आवाज इयान सुन लेता है जो तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ड्राइव करते हुए मिन काफी खुश लग रहा था। हीजू कहती है कि क्या तुम्हें भी ड्राइव करना बहुत पसंद है। ग्रैंड प्रिंस इयान भी ड्राइव करते हुए बहुत स्माइल करते हैं। ड्राइव करते हुए वो फ्लाई कर रहे हैं ऐसा वो फील करते हैं। ग्रैंड प्रिंस भी इतने चाइल्डिश होंगे सोचा नहीं था। ये कहते हुए वो खुद ही बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी जो देखकर मिन को तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो उसे कहता है कि ज्यादा अटैच्ड मत हो जाना वरना डिवोर्स के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। ही उसे कहती है कि मैं इडियट थोड़ी हूँ, बोलकर अंदर चली जाती है जहां वो हेजोंग से कासल ब्यूटी के सारे प्रीमियम एफिलिएट पार्टनर्स का लिस्ट निकालने कहती है क्योंकि वो उन सारे स्टोर्स पे अभी उनसे मिलने जाएगी ताकि अगर उसके जाने के बाद रेवेन्यू में ड्रॉप आया तो उन सबकी रॉयल बैंड बजेगी ये बताने। इधर जूनियर किंग इयान की शादी का डेट चूज कर रहे थे। अब उन्होंने तो सबसे पास वाला डेट चूज किया था और कहता है कि उन्हें बस थोड़े और दिन चाहिए तैयारी करने के लिए, इसीलिए वो कुछ दिन बाद का डेट चूज करता है। तो जूनियर किंग उसी डेट को फिक्स कर देते हैं। इधर हीजू अपने पहले एफिलिएट पार्टनर के स्टोर में जाती है जहां उन्हें अच्छे से अपनी बात समझा देती है। तभी वहां तेजू अपनी वाइफ के साथ पहुंच जाता है। तो हीजू से कहती है कि ये पहला हैंडओवर है मेरे शेयर्स का। जो सुन तेजू तो बिलीव ही नहीं कर पाता कि हीजू अपने शेयर्स उसे दे रही है, तो उसे फिर से पूछने जाता है कि क्या सच में। हीजू कहती है हाँ, पर अगर मेरे बिजनेस को फेल किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इधर हेजोंग पूछती है कि क्या आप सच में सब कुछ मिस्टर तेजू के नाम कर देंगे, क्या आपके पास ऑप्शन है किसी और एग्जीक्यूटिव को हायर करने का। हीजू कहती है पर उससे मैं दोबारा कभी कासल ब्यूटी में वापस नहीं आ पाती, पर अब जब सब कुछ तेजू के नाम है तब मेरे डैड और बाकियों को मेरी अहमियत पता चलेगी और तब वही सब कहने आएंगे कि मैं तेजू से लाख गुना बेहतर हूँ, इसीलिए कासल ग्रुप का सक्सेसर मुझे ही बनना चाहिए। जिसके बाद वो वेडिंग ड्रेस चूज करने रॉयल पैलेस पहुंच जाती है। फिर दोनों अपने अपने वेडिंग रूम में आ जाते हैं। हीजू फिर से उसे चुपके से देखने की कोशिश करती है, पर जैसे ही इयान उसकी ओर देखता है वो फिर से नजरें दूसरी ओर कर लेती है, पर इयान इस बार उसे देखता ही रहता है। उसके थोड़े करीब आकर अपना हाथ उसके चेहरे की ओर बढ़ाता है। हीजू की तो हार्ट बीट फास्ट हुए जा रही थी। इयान बस उसके बालों को ठीक करता है। इसी से ही तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग गई थी। हार्ट बीट और फास्ट होने लगी थी, बॉडी हॉट फील हो रही थी। जो देखते ही हेजोंग और हहन भाग कर आते हैं एंड पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या आपकी तबीयत खराब है। इयान तो रॉयल फिजिशियन तक को बुलाने लग जाता है। हेजोंग सभी को शांत करते हुए कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो वो हेजोंग से कहती है कि हमारा अगला अपॉइंटमेंट है इसीलिए हमें जाना होगा। इयान कहता है कि अगला अपॉइंटमेंट भी यही है, रॉयल फिजिशियन आने वाले हैं हेल्थ चेकअप के लिए और कल में सेजू के फैमिली होम में डिनर शेड्यूल्ड है। हीजू कहती है मेरे घर पे। इयान कहता है हाँ, रॉयल ट्रेडिशन यही है, फ्यूचर सन इन लॉ अपने इन लॉज को
ग्रीट करने तो जाते ही हैं। हेजोंग कहती है चेयरमैन ने भी कंफर्म कर दिया है। ये बोलकर वो 3 कार्स में गिफ्ट्स भरकर हीजू के फैमिली होम पहुंच जाता है और हीजू के डैड के सामने जूनियर किंग का लिखा हुआ मैरिज प्रपोजल पढ़ता है और उन्हें सारी वेडिंग सेरेमनीज के बारे में बताने लग जाता है। इधर रॉयल फिजिशियन आ गए थे हेल्थ असेसमेंट के लिए, जहां कोर्ट लेडी तो फर्टिलिटी एंड फ्यूचर में होने वाले बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। अब इयान के सामने ये सब सुनकर हीजू तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो रही थी, इसीलिए वो सभी को बाहर जाने कहता है हीजू से अकेले में बात करने के लिए। तो वो हीजू से पूछता है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, कोई प्रॉब्लम है? हीजू अपने दिल को शांत करते हुए कहती है कि स्ट्रेंज तो तुम बिहेव कर रहे हो। इयान कहता है मैंने क्या किया? हीजू कहती है तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे नहीं हो। इवन सबके सामने जब सभी लोग देख रहे थे तुमने मेरे बालों को ठीक किया, और तुम्हारी आंखें। ये बोलकर वो रुक जाती है। इयान कहता है अब मैं अपनी आंखें तो नहीं चेंज कर सकता ना। देन पूछता है क्या ये कल रात की वजह से है? हीजू फिर थोड़ा ऑकवर्ड होती है पर कहती है कि नहीं तो कल रात जो भी हो उससे तो मैं बिल्कुल चिल हूँ। हम अडल्ट्स हैं, ये तो काफी कॉमन है ना। वाइब थी, माहौल बन गया था, अगर कोई स्ट्रेंजर भी होता तब भी सब वही करते। इयान कहता है नहीं, कोई स्ट्रेंजर होता तो मैं ये नहीं करता, मैंने वो किया क्योंकि वो तुम थी। जो सुन अगेन हीजू की हार्टबीट थोड़ी फास्ट हो जाती है। देन शाम को क्वीन मदर इयान से बात करने आती है। वो उससे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम थोड़े अपसेट दिख रहे हो, कल शाम मेरी कुछ बातों की वजह से तुम गुस्सा तो नहीं हो? यान कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। क्वीन मदर कहती है फिर क्या हेजू से कोई झगड़ा हुआ? यान कहता है नहीं, पर क्या आप चाहती हैं हमारा झगड़ा हो? क्वीन मदर कहती है नहीं, मुझे बस थोड़ी फिक्र थी, तुम दोनों काफी अलग जो हो, अलग अलग जिंदगी जी है, कह सकते हैं तुम दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए तुम दोनों के लिए शादी इतनी परफेक्ट भी नहीं होगी। यान रुककर कहता है कि क्या आपकी शादी परफेक्ट थी? आप और मेरे भैया तो सेम दुनिया के थे ना, सेम तरह की जिंदगी जी थी, पर क्या आपकी शादी परफेक्ट थी? आपको खुशियां मिली? जिसे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। क्वीन मदर को किसी एक इवेंट में जाना था राजा के साथ, पर वो कहीं चले गए थे। फोन किया तो उन्होंने क्वीन मदर को अकेले जाने कह दिया। तभी यान आकर पूछता है कि क्या भैया फिर से भाग गए? चलो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चला जाऊंगा। क्वीन मदर कहती है कि तुम्हारे डैड से तुम्हें फिर से डांट पड़ेगी। यान कहता है इसमें कौन सी नई बात है, अब तो आदत हो गई है, अब राजा नहीं जाएंगे तो ग्रैंड प्रिंस को तो जाना ही पड़ेगा। जिससे हमें समझ आता है कि इनका रिलेशन पहले ठीक ही था। कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, क्वीन मदर कहती है कि रॉयल मैरिजेस में हैप्पीनेस कहीं भी नहीं होती। इधर हीजू यान की बातों के बारे में ही सोच रही थी। वो यान से बात करने के लिए उसे कॉल करने जा रही थी, लेकिन नहीं करती सो जाती है। इधर यान अपने रूम में आकर उनके साइन किए हुए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को निकालता है, जिसमें वो उनके डिवोर्स वाली कंडीशन को देख रहा था। देन हमें इधर मिस्टर एमंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 3 साल पहले जिस तरह पैलेस में आग लगी थी और राजा की मौत हुई थी, तब वो क्वीन मदर को देखने आए थे क्योंकि वो काफी घबराई बैठी हुई थी। तो यहाँ पे क्वीन मदर ने अपने डैड को बताया था कि राजा ने एक रॉयल फरमान जारी कर दिया था, जिसमें उन्होंने यान अगला राजा बनेगा ये लिखा था। इसीलिए गुस्से में उन्होंने ये शाही फरमान जला दिया, जिससे पैलेस में आग लग गई। देन हमें पता चलता है कि वो शाही फरमान तो अभी भी यान के पास है, जिसका बस थोड़ा सा हिस्सा जला था। अब अगले दिन था हीजू के घर पे डिनर, इसलिए तेजू एंड दयांग सब तैयारी कर रहे थे। उसके डैड तो अभी भी चिड़चिड़े से ही थे। तो शाम को ये दोनों घर आने के लिए निकलते हैं, जहां यान उन्हें बताता है कि उन्हें 4 घंटे हीजू के घर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दी बाहर आ गए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारा टाइम बाहर मीडिया वाले खड़े रहेंगे। तो दोनों हीजू के घर पहुंच जाते हैं, जहां मिस्टर सॉन्ग, तेजू और दयांग उनका वेलकम करते हैं। यान तो अभी से ही मिस्टर सॉन्ग को फादर बुलाता है और तेजू को ब्रदर, जो सुन तेजू तो बड़ा ही खुश हो रहा था। इधर हान और हीजोंग साथ में बैठे थे। हन कहता है कि ये लोग कल से जैसा एक्ट कर रहे हैं तुम्हें थोड़ा अलग नहीं लगता, जैसा कुछ दिन पहले तक ये लोग एक्ट कर रहे थे? हीजोंग कहती है शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, ऐसा लगता है जैसे दोनों ने हाल ही में डेट करना शुरू किया है। यान कहता है हाँ बात तो सही है। तभी हीजोंग को कुछ काम से जाना पड़ता है। अब हीजोंग यहाँ पेपर का एक फूल बना रही थी, जो वो यहाँ रखकर गई। हन तो उसे लेकर हीजोंग को देखते हुए स्माइल करने लग जाता है। इधर ये सभी डिनर करने बैठे थे, जहाँ बीच बीच में हीजू और तेजू में बहस चल ही रही थी, क्योंकि वो टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बकवास कर ही रहा था। तभी उसके डैड यान से कहते हैं कि प्लीज हीजू का ख्याल रखना। हीजू हमेशा से अपने आप को सबसे ऊंचा, सबसे समझदार, सबसे बेहतर समझते आई है, इसीलिए मुझे लगा था कि शायद वो अपने हैसियत से थोड़े नीचे वाले किसी से शादी करेगी, पर अब जब वो रॉयल फैमिली में शादी कर रही है, इसीलिए मुझे थोड़ी चिंता तो जरूर है। यान कहता है डोंट वरी, मैं हीजू का हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। डैड उसे बीच में ही रोकते हुए कहते हैं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, पैलेस में कितनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं ये सभी को पता है, और उसी की मुझे ज्यादा फिक्र है। हीजू कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आपको मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी, मैं ये ड्रामा देखने नहीं आई हूँ। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब ये इतनी फिक्र करने वाले मेरे डैड कहाँ थे? डैड यान से कहते हैं कि देखा ये अभी भी एक बच्ची जैसी ही है। हीजू ने रोकते हुए कहती है कि अब बस करिए, कोई वेडिंग गिफ्ट वगैरह है तो देना है तो दीजिए, जैसा जब तेजू ने शादी किया था तब उसके इन-लॉज को आपने दिया था कंपनी के शेयर्स और बिल्डिंग्स, तो अब जब आपकी इकलौती बेटी शादी कर रही है तो उसके लिए भी तो कोई गिफ्ट तो जरूर होगा ना, हो सके तो पैलेस के नाम पे एक बड़ा सा अमाउंट डोनेट ही कर दीजिए। अब तेजू उसे टोकने जाता है तो हीजू उठ जाती है और बिना कुछ खाए अपने कमरे में चली जाती है।
जाती है। तो यान उससे बात करने आता है। हीजू कहती है मेरा गुस्सा शांत होने तो मैं नीचे चली आऊंगी, पर यान आकर उसके पास बैठ जाता है। तो हीजू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई सेकंड थॉट आ रहे हैं मेरी ये मेसी फैमिली देखकर। यान कहता है अगर तुम्हें याद हो क्वीन मदर ने जो सब कुछ मुझे कहा था तब शायद तुम मेसी फैमिली के बारे में नहीं कहती। हीजू कहती है हाँ वो भी है। तो यान कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड मुझे पसंद करते हैं। हीजू कहती है और तुम्हें उनकी बातों पे यकीन है, वो सब बस एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें बस अपनी कंपनी के नंबर्स बढ़ाने हैं तुम्हारा यूज करके। यान कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं जेन्युइन हूँ, मेरे पास अगर कुछ है जिससे तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को फायदा हो, अगर तुमने कहा तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। हीजू कहती है बाय एनी चांस क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, आई मीन क्या तुम मुझे पसंद करते हो और क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। यान कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने हमेशा से अपने डिजायर्स को रोक के रखा था पर इस बार नहीं रोक पाया। हीजू तो उसे देखती ही रह गई थी। यान पूछता है क्या आप तुम्हें सेकंड थॉट आ रहे हैं, कहीं तुम ये सोचकर परेशान तो नहीं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। देन डोंट वरी, मैं तुम्हें खुद से बांध कर नहीं रखूंगा, जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा, इसीलिए एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, चाहे वो पैसे हो, ऑनर हो या मेरा दिल हो। ये जो ब्लश करने लगी थी पर काफी कंट्रोल करके कहती है कि पैसे तो हमेशा से मेरे पास तुमसे ज्यादा हैं और हमेशा रहेंगे। बस फिर हंसते हुए दोनों यान के घर की ओर निकल जाते हैं। अब दोनों में कुछ भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, दोनों हैप्पी थे। यान हीजू का हाथ होल्ड करने जा रहा था पर तभी हीजू को मेन का कॉल आता है। तो वो यान से पूछता है कि डिनर कैसा रहा, कि मेरे फादर इन लॉ को तो मैं बहुत पसंद आया। देन फिर वो हीजू के साथ कैजुअल बात करने लगता है। तो यान हीजू को अपने घर में छोड़कर पैलेस जाने के लिए निकल ही रहा था तो वो हीजू से कहता है कि अब हम शादी के दिन मिलेंगे। देन वो हीजू के पास आकर कहता है कि जाने का मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे काफी सैड फील हो रहा है। ये बोलकर वो चला जाता है जिससे हीजू स्माइल करने लगती है क्योंकि अब उसे अच्छा लग रहा था। उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए हीजू इन सभी को ट्रीट पे ले जाती है जहां सभी लोग बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। अगले दिन यान अचानक से प्राइम मिनिस्टर मेन के ऑफिस पहुंच जाता है जहां वो उसे डायरेक्टली बताता है कि मैं हीजू को पसंद करता हूं, सोचा तुम्हें बता दूं। मेन कहता है कि मेरे जाने से क्या कुछ बदल जाएगा। यान कहता है आई होप इसके बाद तुम उससे थोड़ा तमीज से पेश आओगे। मेन कहता है क्या हीजू को पता है। यान कहता है मैं अभी अपनी बात कर रहा हूँ, हीजू की नहीं। मेन कहता है हीजू के लिए चीजों को डिफिकल्ट मत बनाइए, वो आपसे ये नहीं चाहती। यान कहता है कि फिर उसने तुमसे शादी क्यों नहीं की, जो स्टेटस वो मुझसे शादी करके पाना चाहती है वो तो तुम भी उसे दे सकते थे, तो फिर उसने तुमसे शादी करने को मना क्यों किया। तो शायद मुझमें कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए जो तुम में नहीं है। ये बोलकर वो बाहर चला आता है। वो हीजू के बारे में पूछता है तो यान बताता है कि वो अभी बहुत ज्यादा बिजी है अपने ऑफिस के काम में। तो यान उसे टाइम से खाना खाने के लिए मैसेज करता है। तभी वो बिल्डिंग्स पे हीजू के एड्स चलते हुए देखता है। वहीं उसके दोस्ती और होर्डिंग्स वगैरह उतारे जा रहे थे क्योंकि अब से वो किसी पर्सनल प्रमोशन वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रह सकती। हीजू जो मीटिंग में थी, यान उसे मैसेज करता है कि इतनी जल्दी एड्स हटा रही हो, हमारी शादी होने तक कुछ टाइम बाकी है, तब तक पैसे कमा लो। अब ये पढ़ के तो वो सबके सामने हंसने ही लग जाती है। फिर तो उनकी शादी का टाइम आ जाता है जहां यान तो तैयार होते हुए काफी खुश लग रहा था। तो वो यान से चेक करने कहता है हीजू तैयार हुई या नहीं। गोट लेडी कहती है कि अब से वो आपकी वाइफ है, इसलिए अब से जरा उन्हें तमीज से बुलाइए। तो वो यान से कहता है कि मेरी वाइफ तैयार हुई या नहीं जरा देख कर आना। अब ये कहते हुए वो तो खुद ही ब्लश कर रहा था। इधर हीजू को भी तैयार किया जा रहा था। मैनेजर किम, मिस यान सभी लोग काम में लगे हुए थे। लियोंग खुद आती है चेक करने के लिए उसकी ड्रेस, मेकअप सब कुछ ठीक है या नहीं। तो फाइनली सब कुछ ठीक था। इधर क्वीन मदर मेन से मिलती है जिससे वो पूछती है तुम ठीक तो हो ना। मेन कहता है मुझे क्या होगा। क्वीन मदर कहती है ठीक है, फिर मैं वेट करती हूँ जब तुम खुद को रोक नहीं पाओगे उस टाइम का, क्योंकि वो जानती थी कि मेन हीजू को पसंद करता है और वो भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं इधर इनकी शादी शुरू होती है। वेडिंग वाउज एंड प्रोमिसेस किए जाते हैं। इसके साथ ही इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद ये लोग यान के घर से पैलेस की ओर निकलते हैं जहां पूरा रास्ता भीड़ से भरा हुआ था, जिनके बीच में से होकर इनके रथ पार होते हैं। दोनों पूरे रास्ते स्माइल करते हुए बिल्कुल किसी सेलिब्रिटी की तरह पैलेस तक पहुंचते हैं, जो देखकर मेन को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसे देखकर क्वीन मदर कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि अपना वीटो पावर यूज करो, आखिर कब तक तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखोगे। वहीं इधर मैनेजर किम, मिस यान एंड बाकी सब तो बहुत खुश थे। पैलेस में इन दोनों का ग्रैंड वेलकम होता है। यान हीजू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है ग्रैंड प्रिंसेस का टाइटल अचीव करने पे, जिसके बाद वो दोनों राज्यसभा में आते हैं, जूनियर किंग, क्वीन मदर एंड कैबिनेट के सामने, जहां मेन के साथ सभी लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। पर तभी हीजू को खांसी आने लगती है जो बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद उसका सर चकराने लगता है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। यान जल्दी से उसे होल्ड करता है। हीजू को वहां अचानक से बेहोश होता देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। प्लीज सब्सक्राइब फॉर एपिसोड 8।